हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द सीरीज स्कोर बूस्टर। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का सेकेंड पार्ट, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मैं ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुका हूं। इट इज द मेजर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ योर बॉडी विच इज फॉर्म्ड बाय थ्री कंपोनेंट, द blood vessels and the heart. Okay, so blood circulatory system is formed by three components in which blood is the fluid portion through which the nutrients and the gases gets transported from one part to the another part. Second जो component हम लोग डिस्कस करेंगे वो है blood vessel, which means कि blood जिस medium के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा that medium is blood vessel. And the third one is heart, and heart का जो function है वो है to exert pressure, to build pressure. अगर pressure नहीं होगा, force नहीं होगा तो movement नहीं होगा. Okay, तो it is composed by, it is constituted by three component: blood vessels, and the third one is the pumping organ heart. ओके, सो इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट ब्लड पोर्शन को। तो व्हाट इज ब्लड अकॉर्डिंग टू यू? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं व्हाट इज ब्लड अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि इफ यू हैव स्टडीड अबाउट ब्लड तो एक चीज तो आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी कि इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। इट इज फ्लूइड इन नेचर। अगर मैं इसके कंसिस्टेंसी की बात करूं तो इट इज फ्लूइड एंड कनेक्टिव। बॉडी में किसी भी पार्ट पे अगर आपको इंजरी होती है, सपोज आपको हेड पे इंजरी है, हेड या फोरहेड या फुट या हैंड्स, किसी भी पार्ट पे, तो जो फ्लूइड रिलीज्ड होता है दैट इज ब्लड, विच इंडिकेट्स दैट इट इज ट्रांसपोर्टेड और इट इज सर्कुलेटेड इन योर होल बॉडी पार्ट्स। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब कि दिस इज द मीडियम, दिस इज द फ्लूइड जो पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। दैट्स व्हाई वी मेंशन ब्लड को ब्लड एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नाउ इस ब्लड को अगर कैरेक्टराइज करना हो, ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में डिस्कस करना हो, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच डिस्क्राइब द ब्लड एंड विच यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इस सीरीज का मोटो ही यही है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली आपको क्लियर हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। So what are the characteristics of blood? Very simple. Number 1, it is never stationary. Never stationary means it is never stable, which means कि it is always in circulation. Blood body में कभी stop नहीं होता. It is always in the motion. That's why it is never stationary. Okay. Number 2, if we talk about the color of blood, तो color में you are having 2 options. The first one bright red and the second one is dark red. Bright red and dark red. Okay. Now difference between these two: bright red indicates the presence of oxygenated blood and dark red indicates the presence of deoxygenated blood. Clear? Never stationary को भी mention कर रहा हूं मैं. It is always in motion. It never stops in your body. Number 3, after the 2 features, third feature is very simple, that is pH of blood. pH means power of hydrogen. जिन बच्चों को नहीं पता है वो भी इसे mention करें. पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच कितना है ब्लड का? इट रेंजेस फ्रॉम 7.2 टू 7.4 और 7 से अबव होने का मतलब इट इज
स्लाइट बेसिक इन नेचर, तो इट इज स्लाइट बेसिक। एंड नंबर 4, द टेस्ट ऑफ ब्लड। टेस्ट ऑफ ब्लड, कभी ना कभी अगर फिंगर आपकी इंजर्ड हुई है या छोटा सा कट लगा है, माइनर इंजरी है, तो सबसे पहला जो वर्क हम लोग करते हैं वो होता है कि हम अपने फिंगर को अपने माउथ में प्लेस करते हैं, सक करते हैं। तो कभी ना कभी ब्लड को टेस्ट किया होगा, तो उस टेस्ट को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, टेस्ट इज सॉल्टी। ओके, so these are the characteristic of blood. Now the second thing, composition of blood. अब composition of blood में blood are having two important component. composition तो बहुत सिंपल है। composition में जो दो components हम लोग को डिस्कस करने हैं, उसमें first component is plasma and the second component is blood corpuscles और सेल्स। तो आप इसे कॉर्पोसेल्स भी मेंशन कर सकते हो, सेल भी मेंशन कर सकते हो। अब आज मैं एक चीज आपको और बता दूं, हाउ कुड यू आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। अगर आप ब्लड को किसी भी सुपरफिशियल वीन से कनेक्ट करें बाय प्लेसिंग अ सिरिंज और उसे एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करें और इसको अलाउ कर दें कुछ टाइम के लिए सेटल होने के लिए, तो आफ्टर सम टाइम जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो ये होगा, नीचे की तरफ एक थिक डिपोजिशन दिखेगा विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। ओके, देन थोड़ा सा पोर्शन आपको मैं इसमें हालांकि और ऊपर ले आऊं क्योंकि आरबीसी न्यूमरस है, बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 4.5 to 5.5 पर मिलीलीटर इन योर ब्लड। ओके, तो मैं थोड़ा सा और आरबीसी को शो कर रहा हूं एटलीस्ट यहां तक। ओके, तो दिस इज योर आरबीसी और इसका ये जो पोर्शन है जिसको मैं अभी सिर्फ एक गैप से इंडिकेट कर रहा हूं, दिस वन इज डब्ल्यूबीसी एंड इसके ऊपर जितना फ्लूइड पोर्शन होगा, तो इस फ्लूइड पोर्शन को मैं मेंशन कर रहा हूं विद द ब्लैक। ओके, जितना फ्लूइड पोर्शन होगा that fluid portion is plasma. Okay, I hope ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि RBC, WBC एंड प्लाज्मा में इवन प्लेटलेट्स, ये आपका थर्ड ब्लड कॉर्पोसेल्स है, वो भी आप इसे मेंशन कर सकते हो। तो RBC, WBC और WBC के साथ यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट हम प्लेटलेट्स का भी मेंशन कर लेंगे। ओके, तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि प्लाज्मा इज योर फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड कॉर्पोसेल्स मींस द सेल पोर्शन और द एंटायर नॉन फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन और द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लाज्मा, देन वी विल कवर ब्लड कॉर्पोसेल्स। तो ये बहुत सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक थे ब्लड के, अब हम लोग प्लाज्मा कवर करेंगे एंड प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना क्योंकि बहुत सारे फंक्शन प्लाज्मा भी करता है, सब कुछ आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं करते, प्लाज्मा का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करना, अदरवाइज प्लाज्मा कवर ही नहीं हो पाएगा। इट सिंपली मीन्स कि अगर आपको ब्लड के प्लाज्मा को समझना है तो ट्राई टू रिमेंबर एटलीस्ट 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू प्लाज्मा। द फर्स्ट वन, इट इज अ स्ट्रॉ येलो कलर फ्लूइड। स्ट्रॉ येलो मीन्स डल येलो, बिल्कुल लाइटिश येलो, जैसे ग्रास जब ड्राई हो जाता है तो जिस येलोइश कलर का ग्रास कन्वर्ट होता है वैसा ही कलर आता है प्लाज्मा का, तो इट्स ए स्ट्रॉ येलो कलर्ड फ्लूइड। नंबर 2, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 92% ऑफ वाटर एंड 8% ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो वाटर का मेन फंक्शन तो होता है ना, इट फॉर्म्स ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट प्लाज्मा की बात करूं
तो प्लाज्मा फॉर्म्स 60 to 65% ऑफ ब्लड, और इस 60 to 65% प्लाज्मा में 92% इज वाटर। ओके, अब ये जो सॉलिड है 8% सॉलिड की हम लोग बात कर रहे थे। सॉलिड इज डिवाइडेड अगेन इनटू टू कंपोनेंट, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको समझना है द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक में मेजर कंपोनेंट आएगा एंड ऑर्गेनिक मेनली कंस्टिट्यूटेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, तो इट मेनली कवर्स प्लाज्मा प्रोटीन एंड inorganic mainly includes chloride, sodium, potassium, calcium, okay, magnesium and other electrolytes. okay, अब देखिए सबका अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा में, तो पहले हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करेंगे। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स। The first one is albumin, second one is globulin, and the third one is fibrinogen. Okay, so मैं क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इन ये जो 3 प्रोटीन्स है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, इनके एक एक फंक्शंस कवर करूं, अदरवाइज ये कंप्लीट जो प्रोटीन जो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बारे में आप लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एल्बुमिन फर्स्ट। सीरम एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, ये जो 2 प्रोटीन्स हैं एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, दे हेल्प्स इन रिटेनिंग द वाटर ऑफ प्लाज्मा। तो रिटेनिंग द वाटर बाय एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में अगर वाटर की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, डिहाइड्रेशन वाली भी कंडीशन हो जाती है, तो ब्लड के प्लाज्मा का वाटर रिटेन रहेगा, वो लॉस्ट नहीं होगा। ओके, नंबर 2, ये जो ग्लोबुलिन देख रहे हैं ये बॉडी में 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन फॉर्म्स, प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन, it forms 2 important protein. The first one is hemoglobin. Okay, अब हीमोग्लोबिन इसको ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट मानते हैं, अगर ये नहीं होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल ही नहीं है। एंड नंबर 2 इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन ये बॉडी की एंटीबॉडीज जनरेट करता है, ये नहीं होगा तो आप इम्यून डेफिशिएंट हो जाओगे, विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। एड्स के पेशेंट में इसी की डेफिशिएंसी होती है। ओके, तो इट फॉर्म्स इम्यूनोग्लोबुलिन, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा पॉइंट था प्लाज्मा प्रोटीन का। थर्ड जो फंक्शन है वो है फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजन, क्योंकि जब तक फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो सकती। तो फाइब्रिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन टू इनिशिएट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, टू इनिशिएट क्लॉटिंग जानते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ सेमी सॉलिड मास, और सेमी सॉलिड मास का जो फॉर्मेशन होता है आफ्टर एन इंजुरी, दैट इज अ ब्लड क्लॉट और क्लॉटिंग। ओके, प्रोसेस इज क्लॉटिंग। अब दिस इज द 3 मेजर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अब इन 3 मेजर फंक्शंस के बाद एक फंक्शन आपने अगर रेस्पिरेशन पढ़ा है तो एक चीज पढ़ी होगी, प्लाज्मा ऑल्सो हेल्प्स इन, ये मैं कंप्लीट प्लाज्मा की बात कर रहा हूं, प्लाज्मा ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का, वो होता है इसके फ्लूइड मैट्रिक्स की वजह से, वाटर की वजह से प्लाज्मा वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा एंड ट्रांसपोर्ट होगा,
तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए ये तो फंक्शन हो गए प्लाज्मा प्रोटीन्स के। हालांकि और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट क्लास 10th में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 11th में बायो पढ़ोगे तो बहुत कुछ पढ़ना है प्लाज्मा से रिलेटेड, ब्लड कॉर्पुसल से रिलेटेड। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कुछ कंपोनेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम का भी फंक्शन यही है, कैल्शियम इनिशिएट्स कन्वर्जन, यानी ये जो कन्वर्जन हुआ था ना फाइब्रिनोजन का, फाइब्रिन में ये कन्वर्जन होता है ड्यू टू कैल्शियम। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। अगर ये कन्वर्ट होता है तो ये अंडरस्टूड है एक कैटालिस्ट चाहिए, यहां पे कैटालिस्ट का काम करेगा कैल्शियम, तो इट कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। ओके, फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम लोग यहां इस चीज को कवर कर रहे थे। नंबर 2, सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी आप लोग अच्छे से जानते हो। सोडियम एंड पोटेशियम मेक्स अ पंप थ्रू विच द सब्सटेंस गेट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर। मैं इसको भी शो करता हूं। सपोज एक सेल है, ओके, और इस पे एक पैसेज बना के एक पंप बन जाता है। इस तरह से एक पंप बना होगा, ठीक। एंड ये पूरा पंप काम कैसे करता है, एक्सचेंज प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है ये। इसका मतलब जब ये सोडियम अंदर की तरफ पंप करेगा तो क्लोराइड बाहर की तरफ पंप होंगे, तो इससे आयनिक एक्सचेंज मेंटेन रहता है। और मैं सिंपली कहूं तो ब्लड के आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है सोडियम एंड क्लोराइड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है और इसको मेंटेन करना है तो सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम एंड क्लोराइड की वजह से ही ब्लड में इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो जनरेशन है वो भी इनिशिएट होता है, क्योंकि सोडियम एंड क्लोराइड यही वो कंपोनेंट है जो ब्लड को सॉल्टी बनाते हैं। हम लोगों ने भी इससे पहले कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। एंड इसी सोडियम एंड क्लोराइड के बेसिस पे इंपल्स जनरेट होती है एंड मूवमेंट ऑफ ब्लड भी इसी पे बेस्ड है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको हालांकि बहुत डिटेल में कवर नहीं करनी है, बट एटलीस्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एटलीस्ट बेस स्ट्रांग होगा तो बच्चे जो आगे 11th में बायो ऑप्ट करेंगे उनके लिए चीजें समझना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा, देयर कंपोजिशन एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब इसका सेकेंड कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्लड corpuscles. So after plasma the second component is blood corpuscle, and blood corpuscles or blood cells are having 3 component. अब important क्या है, जो blood corpuscles है या blood cells है which includes RBC, WBC and platelet, इनकी फॉर्मेशन को प्रोसेस दिया गया है, प्रोसेस का नाम दिया गया सॉरी, and the process is termed as हीमोपोइसिस। ओके, तो ब्लड कॉर्पसल्स, तो मैं एक सिंपल सी चीज मेंशन कर रहा हूं यहां पे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ओके, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स आर नोन एज हीमोपोइसिस। तो प्रोसेस हीमोपोइसिस है। एंड एक चीज आपको और याद रखनी है कि जिस टिश्यू में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है या जो कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में, उसे हम हीमोपोइटिक टिश्यू बोलते हैं। ओके, सो जो टिश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स आर नोन एज हीमोपोइटिक टिश्यू। ओके, अब हीमोपोइटिक टिश्यूज कौन कौन से हैं बॉडी में? कुछ टिश्यूज तो आपने पढ़े ही होंगे, जैसे फर्स्ट जो हीमोपोइटिक टिश्यू है मैं बिल्कुल आज सीक्वेंस वाइज बताऊंगा। एंड अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर अवेयरनेस टू, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ही इस सीरीज का मोटो है। तो हीमोपोइटिक टिश्यू में जो फर्स्ट हीमोपोइटिक टिश्यू है वो है यॉर्क सैक, एंड ये यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होता है
जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज होती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन रहा होता है, तब एक कंपोनेंट बनता है यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक को आप एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्म में भी याद रख सकते हो। ओके, द सेकेंड कंपोनेंट जो इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के लिए वो है लीवर। लीवर जब तक फंक्शनल नहीं होता है तब तक ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन यॉर्क सैक करते हैं। जैसे ही लीवर फंक्शनल होता है फॉर्मेशन लीवर में होने लगता है, और लीवर के बाद जैसे आप एडल्ट एज में आते हो फिर फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। तो ये 3 कंपोनेंट्स आपके हीमोपोइटिक टिश्यू हैं। ओके, हीमोपोइटिक टिश्यू अब आपको याद रखना है। अब एक चीज तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस बोलते हैं। ओके, सिमिलरली स्टडी ऑफ ब्लड को हेमाटोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। तो ब्लड की स्टडी भी क्लियर हो गई, हेमाटोलॉजी। तो अब बात करते हैं डायरेक्टली हम लोग ब्लड कॉर्पोसेल्स की। ओके, तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कॉर्पोसेल्स। द फर्स्ट वन इज आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स। तो पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि हम किस किस कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। ओके, तो ब्लड कॉर्पोसेल में जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ओके, उसमें फर्स्ट कंपोनेंट है एरिथ्रोसाइट्स, एंड एरिथ्रोसाइट्स को आरबीसीज बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। ओके, सेकेंड कंपोनेंट है ल्यूकोसाइट्स, एंड ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं। ओके, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज thrombocytes, and thrombocytes are known as platelets। चलिए, ये तो हो गए 3 मेजर ब्लड कॉर्पोसेल्स, बट WBC again divides into 2 categories। Okay, the first one is granulocytes। इसके साइटोप्लाज्म में सैक प्रेजेंट होता है या ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होता है, तो आप सैक या ग्रैनुअल्स याद रख सकते हो, पाउच या ग्रैनुअल्स। एंड द सेकंड वन इज अग्रैनुलोसाइट्स। ओके, नाउ ग्रैनुलोसाइट्स इंक्लूड्स 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एंड दोस 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर न्यूट्रोफिल, इजनोफिल एंड बेसोफिल। So these 3 are the components of granulocyte, and agranulocytes are having 2 components, monocytes and lymphocytes। Okay, so let's start with erythrocytes or RBCs first। RBC के लिए बहुत सारी चीजें आपने अपने लोअर सेक्शंस में पढ़ी हैं, क्लास 9th में भी पढ़ा है आप लोगों ने इसको टिश्यू में। तो आरबीसी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आरबीसी का वो यही है कि इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। तो पहले हम लोग कवर करेंगे एरिथ्रोसाइट्स को, मींस आरबीसीज को। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू आरबीसी। तो अगर आरबीसी का हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो एक सेल मेम्ब्रेन के बाद, ये सेल मेम्ब्रेन के बाद इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेले प्रेजेंट नहीं होता, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, और मैक्सिमम स्पेस इसमें ऑक्युपाई कर लेता है हीमोग्लोबिन। तो ये जो पोर्शन में रेड से मार्क कर रहा हूं, दिस इज द हीमोग्लोबिन और द पिगमेंट पार्ट। ठीक है,
तो इसको पूरा कवर करने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना है कि आपको ये समझ में आ जाए। तो दिस इज द पिगमेंट पार्ट, hemoglobin, okay, and the covering cell membrane and the fluid matrix cytoplasm, okay। तो आरबीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही हो गई ना कि आरबीसी वो सेल्स हैं विच लैक्स न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेस नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, अगर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है तो आरबीसी डिवाइड भी नहीं होगा। जिस सेल को डिवीजन करना होता है उनके लिए न्यूक्लियस का होना मस्ट है, यानी नो न्यूक्लियस नो डिवीजन, यानी ये डिवीजन से अपने न्यू सेल्स की फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये खुद ब खुद बनता जाता है, बट डिवीजन से इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। बाकी सेल्स में क्या होता है, बॉडी में माइटोसिस होता है, एक सिंगल सेल डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स, ओके। तो ये प्रोसेस जो है ये आरबीसी के साथ नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई न्यूक्लियस तो है नहीं। तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे ना, इट लैक्स न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी ना तो इसमें गोल्जी बॉडी, ना इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना इसमें वैक्यूल्स, हालांकि ये तो हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना गोल्जी बॉडी, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इट लैक्स न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये हो गया इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। Number 2, as it lacks nucleus, it do not divide। चलिए, ये तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको कवर करने हैं। थर्ड, अब शेप पे आते हैं। शेप इज बाइकॉन्केव और सर्कुलर सिंपली। तो शेप तो आप इजीली एक्सप्लेन कर लोगे एज बाइकॉन्केव, एंड मैंने भी इसको सर्कुलर ही ड्रॉ किया है, तो बाइकॉन्केव और सर्कुलर। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आरबीसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन का यहां ड्यूल फंक्शन है। ड्यूल फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन एक तो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड, ओके, इट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड। एंड नंबर 2, इट इज एन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, यानी ऑक्सीजन बाइंड भी इसी से होगा। तो इट इज एन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आरबीसी की फॉर्मेशन के बाद आरबीसी का मेजर जो फंक्शन है वो हीमोग्लोबिन पे ही बेस्ड है, ओके। अब काउंट की बात करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज के लिए, अदरवाइज ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, इसलिए अमंग ऑल द ब्लड सेल्स आरबीसीज आर न्यूमरस। आरबीसीज आर न्यूमरस, फिर भी एक एवरेज अगर हम काउंट लेके चले तो इसका काउंट है, ये थोड़ा सा डेटा वरी कर सकता है बुक्स टू बुक्स, बट नो नीड टू वरी। तो इट्स काउंट इज 4.5 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड टू 5.5 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ओके। दिस इज द काउंट ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 डेज, एंड 120 डेज के बाद जो डेड आरबीसीज हैं वो कलेक्ट होते हैं स्प्लीन में, एंड स्प्लीन को बॉडी का ग्रेवयार्ड भी माना जाता है, ओके। तो डेड आरबीसीज गेट्स कलेक्टेड इन स्प्लीन। तो स्प्लीन को बॉडी का ग्रेवयार्ड माना जाता है।
Clear? So these are the characteristics which are very important to describe RBC. So after erythrocyte, the second component is leukocyte or WBC. So why leukocytes are very important? Because leukocytes को soldiers of the body बोलते हैं. इसका रीजन भी है क्योंकि ये वही सेल हैं जो बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस्ड भी करता है. ये वही सेल है जो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है. इसका मतलब अगर आप कोई टॉक्सिक इनटेक करते हो तो उसको डिटॉक्सिफाई भी यही करेगा. ये वही सेल्स हैं जो बॉडी में फेगोसाइटोसिस का भी रोल प्ले करते हैं. इसका मतलब अगर कोई फॉरेन एजेंट एंटर हुआ तो उसे इनगल्फ भी WBC करेगा. इट सिंपली मीन्स कि ओवरऑल जो डिफेंस ऑफ द बॉडी है इट इज बेस्ड ऑन WBC. दैट्स व्हाई WBCs आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. ओके, बट अगेन देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्क्राइब WBC. जैसे हम लोगों ने RBC को कवर किया वैसे WBC को भी कवर करें. तो WBC को एमीबॉइड सेल्स बोलते हैं. उसका रीजन ये है कि इसकी फिक्स्ड मॉर्फोलॉजी नहीं है. मैंने अभी शो किया है, थोड़ा सा अगर आप बैक आए तो WBC के पास 5 कंपोनेंट्स हैं. WBC एक ग्रुप है जिसमें 5 टाइप ऑफ सेल्स आते हैं और हर एक सेल की अपनी एक मॉर्फोलॉजी है. इसलिए WBC की कोई सिंगल मॉर्फोलॉजी नहीं होती. तो WBC को एमीबॉइड सेल्स बोला जाता है. तो एमीबॉइड सेल्स क्यों बोला जाता है? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो WBC के स्ट्रक्चर में सेल का शेप बिल्कुल इस तरह से लोब्ड लाइक होगा अलोंग विद द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. ओके, क्योंकि जितने भी आप सेल्स देखेंगे न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस है. सिंगल मतलब अराउंड सर्कुलर न्यूक्लियस है. बट न्यूट्रोफिल, इजनोफिल एंड बेसोफिल में किसी में न्यूक्लियस 2 लोब है, किसी में 3 लोब्स हैं. ओके, तो शेप फिक्स्ड नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एमीबॉइड सेल. नंबर 3, WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी इसलिए माना जाता है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल हुआ ब्लड का. एंड अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं तो इट इज न्यूक्लिएटेड एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेस भी प्रेजेंट होंगे. यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी सेल ऑर्गेनेलेस हैं वो WBC में होंगे. तो न्यूक्लिएटेड एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेस ऑल्सो प्रेजेंट. ऑर्गेनेलेस आर ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, अब इंपॉर्टेंट क्या है WBC का काउंट. तो काउंट की बात करें तो इट इज अबाउट 8,000 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड. ओके, अब ये डेटा भी वरी कर सकता है इन डिफरेंट रेफरेंस बुक, बट ये एक एवरेज काउंट है तो नो नीड टू वरी. अब इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन इज अबाउट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका लाइफ स्पैन 3 to 5 डेज का होता है. तो लाइफ स्पैन इज 3 to 5 डेज. अब मैं ऑलरेडी बता चुका था कि WBC के 5 कंपोनेंट्स हैं. तो एक एक फंक्शन उन 5 कंपोनेंट्स को भी समझने के लिए हम लोग डिस्कस कर लें. अदरवाइज आपको न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल का फंक्शन समझ में नहीं आएगा. अभी सिर्फ फंक्शन समझेंगे बिकॉज इसके बाद जब आप 11th में बायो पढ़ोगे तो इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है. ओके, तो न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स. और मैं इसको इस तरह समझाऊं कि न्यूट्रोफिल बॉडी का वो सेल है जो हेल्प करता है डैमेज्ड टिश्यू को फॉर रिपेयरिंग. तो इट हेल्प्स डैमेज्ड टिश्यू फॉर रिपेयरिंग. अब आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि बॉडी में अगर किसी भी टिश्यू में या सेल में कोई डैमेज है उसको रिपेयर न्यूट्रोफिल करता है. ओके, इजनोफिल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
एज़नोफिल का काम क्या होता है? बॉडी में जितने भी टॉक्सिक हैं उनको रिलीज करता है, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। इन्फ्लामेशन का मतलब आप लोग जानते हो? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है अगर आपको स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग हो रही है, रेडनेस है, पेन है, ये सब इन्फ्लामेशन के साइन है और इनको भी रिड्यूस करेगा आपके WBC का पार्ट एज़नोफिल। बेसोफिल का भी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलीज करता है हिस्टामाइन टू improve your immune system. So it releases histamine to improve, to aid immunity. Immunity को और increase करने के लिए ये रिलीज करेगा histamines. ओके, अब बात आती है मोनोसाइट की। मोनोसाइट बॉडी का फैगोसिटिक सेल है, यानी कोई फॉरेन एजेंट आएगा तो उसको इनगल्फ करेगा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे इंपॉर्टेंट सेल, क्योंकि इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी सेल एंड टी सेल। एंड बी लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। तो बॉडी का जो मेजर फंक्शन था WBC का टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, वो एक्चुअल में WBC का लिम्फोसाइट करता है और इस एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए इसको एक्टिव टी सेल करता है। तो इट स्टिमुलेट बी सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बात समझ में आ गई? तो ये पोर्शन आपका ल्यूकोसाइट्स और WBC। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कॉर्पुसेल्स, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। सो अगेन थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो पहले हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्कस करेंगे, फिर इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट्स को स्मॉल कलरलेस और ओवल शेप्ड सेल्स की तरह ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे आरबीसी, सर्कुलर, WBCs, एमीबॉइड। प्लेटलेट्स ओवल शेप में होते हैं। तो दीज आर स्मॉल कलरलेस, क्योंकि पिगमेंट्स तो है नहीं, एंड ओवल शेप्ड सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं है, तो इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। बट इसके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि देयर साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ सर्टेन ग्रैनुअल्स। अब ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स तो इंपॉर्टेंट थे। अब एक लाइन और जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है बॉडी के लार्जेस्ट सेल के ब्रेकडाउन से, एंड दैट लार्जेस्ट सेल इज नोन एज मेगा कैरियोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। अब पता है मेगा से एक चीज तो क्लियर हो रही है ना कि ये एक लार्ज सेल है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेगा कैरियोसाइट सेल का लोकेशन आपके बोन मैरो में ही होता है। ओके, तो बोन मैरो में ही ये टूटेगा, तो जितने इसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं उन्हीं फ्रेगमेंट्स को स्मॉलर सेल्स प्लेटलेट्स कहा जाता है। ओके, तो मेगा कैरियोसाइट्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो। तो ये चीज आपको दोबारा याद रखनी है कि ये सेल जब तक टूटेगा नहीं, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा नहीं। अगर काउंट की बात करें तो इसका काउंट है 1,50,000 to 2,50,000। ओके, अब ये भी स्लाइट वरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड।
एंड पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिलेटेड टू प्लेटलेट्स? प्लेटलेट डिक्रीज हो जाता है तो बॉडी के सर्वाइवल चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, किस कंडीशन में होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले एक और फीचर हम लोग डिस्कस कर लें, इसके लाइफ स्पैन को, क्योंकि लाइफ स्पैन इसका 1 वीक है, अराउंड 7 डेज। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। एंड प्लेटलेट्स को बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर वाला सेल माना जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज़ भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इट इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग। और ये क्यों क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ certain proteins which are involved in clotting, okay, as it consists of certain proteins involved and which are involved in clotting. इसी में एक्चुअली एक प्रोटीन है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जब भी आपको इंजरी होती है तो नंबर ऑफ जो प्लेटलेट्स हैं वो क्लम्प हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। उस सब्सटेंस को थ्रोम्बोप्लास्टिन बोला जाता है एंड वही थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग को इनिशिएट करता है। ओके, अब बात इसको अगर हम लोग प्लेटलेट के काउंट की बात कर रहे हैं तो अगर इसका अब नॉर्मल डिक्रीज हुआ, जैसा कि अब नॉर्मल डिक्रीज होता भी है, अब नॉर्मल डिक्रीज किस केस में होता है? अब नॉर्मल डिक्रीज होता है इन डेंगी हेमोरेजिक फीवर। ओके, तो इस कंडीशन में इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो। ओके, तो इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो। ओके, तो फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया, काउंट देख लिया, लाइफ स्पैन देख लिया, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कवर कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे आके हम लोगों का कंप्लीट ब्लड पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम प्लाज्मा, देन वी हैव कवर्ड एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। अब ओवरऑल फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में अगर पूछा जाता है, क्योंकि कई बार होता क्या है, फंक्शंस ऑफ ब्लड पूछे जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे मेंशन क्या करें। अरे फंक्शन ऑफ ब्लड में आप फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इन सारे फंक्शंस को कंबाइन कर दो तो ब्लड का ही तो फंक्शन बनेगा ना। ओके, सो इस टॉपिक को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं। और ये जो पार्ट था हमारे सीरीज का, मतलब सीरीज स्कोर बूस्टर का, अगर इस पार्ट को देखने के बाद अगर ये पार्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं।